तो हम ये देख रहे हैं कि सेक्शन 9 अल्टीमेट जुरिसडिक्शन, जो बार वाली बात है, तो बार कैसे याद होगा या कैसे आप पढ़ेंगे, उसके लिए हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जो देखा था कि बार को मैं कह रहा था समझने के लिए आपको सीपीसी सारी आनी चाहिए। अगर सीपीसी आती होगी तो देन आप ये सारा ढूंढ सकेंगे कि एक्सप्रेसली कहाँ पे बार है या इम्प्लाइडली कहाँ पे बार है। ठीक है, जैसे कि सेक्शन 9 से ऑनवर्ड आपने कल पढ़ा था सेक्शन 10 रेस सबजुडिस। क्या पढ़ा था? रेस सबजुडिस। अब रेस सबजुडिस का क्या मतलब था? रेस का मतलब क्या होता है? सूट, और सबजुडिस पेंडिंग। इसकी मैंने एक और टर्म बोली थी, वो कौन सी थी? लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस। लिस का मतलब क्या होता है? सूट। पेंडेंस का मतलब पेंडिंग। ये आपका टीपीए एक सब्जेक्ट हुआ करता था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये उसका कॉन्सेप्ट है। कॉलम 53A उसका सेक्शन है। ठीक है, अब ये भी बार करता है नया दावा। क्या करता है? नया दावा बार कर रहा है। पेंडिंग सूट होगा ना तो ये बार कर देगा कि नया दावा नहीं हो सकता। हाँ, इसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसी को आप कर सकते हो। तो ऐसी सूरत हाल में ये क्या हो गया? बार हो गया। फिर इसी तरह जो आज हमने कॉन्सेप्ट शुरू करना है वो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेस जुडिकाटा। ठीक है, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11। अब जब सेक्शन 11 पढ़ते हैं तो इसके साथ आप हमेशा क्रॉस रेफरेंस की बात कर रहे होते हैं हमेशा, कि कोई और कहीं पे भी इस तरह की कोई बात है तो आपका यही कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में भी है, जिसको हम 403 सेक्शन 403, जिसको हम डबल जेपडी कहते हैं। डबल जेपडी। डबल जेपडी क्या होती है? कि नो वंस वैक्स ट्वाइस। ठीक है, एक ही जुर्म की सजा 2 बार नहीं हो सकती। जो एक दफा हो गया वो दोबारा नहीं हो सकता। वो 403 है किसका? आपका सीआरपीसी। इसी तरह आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी यही सेम कहता है कि किसी को एक जुर्म की सजा अगर हो गई तो दोबारा उसको उसी में ट्राई नहीं करना, उसी के अंदर उसको नहीं लेना। उसी के मतलब एक एफआईआर कराती चोरी दी तो दोबारा उससे तो फिर एफआईआर करा दो चोरी दी। एक खानदान में 10 लोग रहे तो 10 के 10 एफआईआर करवा दे, हो सकता है? नहीं, एक दफा हो गया, आप बार बार क्यों करवा रहे? ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपका यही है कि एक बंदा डबल जेपडी है कि वैक्स ट्वाइस नहीं हो सकता, एक जुर्म की सजा 2 बार नहीं हो सकती। तो दोबारा करेगा तो नया कॉज ऑफ एक्शन है ना। एक बंदे ने एक दफा चोरी की, दूसरी दफा की, तीसरी दफा की, तो हर दफा नवी एफआईआर। हाँ ना, मैंने कहा कि चोरी मेरे घर में हुई, मैं जाके एफआईआर कराया, फिर छोटा गया वो भी करवाया, फिर अब्बा जी गए वो भी करवाए, तो ऐसा हो सकता है? हाँ, एफआईआर चलो। अब इसके अंदर अगर उसको एक जुर्म की सजा भी एक दफा ही मिलनी, 2 दफा नहीं मिलनी। भाई एक दफा सजा उन्हें 5 साल हुई तो नहीं सर इन्हों 10 साल होर दो, उसी दी फेर करो, ये पॉसिबल। तो इसीलिए आर्टिकल 13 भी कहता है आपका ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी शख्स को दोबारा सजा नहीं होनी। इसी तरह रेस जुडिकाटा के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है आपका सेक्शन 26 किसका? जर्नल क्लॉजेज एक्ट। आप लोग कहते हो ना कि जर्नल क्लॉजेज एक्ट का क्या अमल दखल है, तो ये बड़ा अमल दखल है इसका। ये भी सेम यही कहता है कि डबल जेपडी नहीं होगी, डिट्टो, कुछ और नहीं कहता। यही कहता है कि सेक्शन 26 जर्नल क्लॉज एक्ट 19 आपका है ये 1897 का। ठीक है, और इसी तरह सेक्शन ये 25 है, और जो 26 सेक्शन है वो पंजाब जनरल क्लॉज एक्ट है। पंजाब जनरल क्लॉजेज एक्ट जो कि 1956 का है उसका 26 है, और जो 1897 का है उसका क्या है? 25 है। ठीक है,
ये दोनों बस इन्होंने सेक्शन ही आगे पीछे किए हुए हैं, सारी बातें वही। ये 1897 का लुच तलते हुए इन्होंने 1956 बना दिया था, कुछ भी चेंज नहीं है, डिट्टो, बस सेक्शन आगे पीछे और कुछ नहीं है। ये डिफेंस की डेफिनेशन 337 में पढ़ते हो, सेम वही डेफिनेशन उन्होंने 243 में कर दी है, ठीक है ना, सिर्फ, और कोई चेंज नहीं है। तो हम जो है ना नकल शक्ल अच्छी मार लेते हैं ना तो माजरत के साथ। अच्छा, जनरल क्लॉज एक्ट में भी यही डिट्टो चीज लिखी है, डबल जेपडी नहीं होनी चाहिए। एक बंदे को एक जुर्म की सजा एक बार ही होगी, दूसरी बार नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा क्या है, जो कि सीपीसी का सेक्शन 11 है, ठीक है, वो डिस्कस करता है इसको। अब ये देखिए, ये भी डिट्टो वही चीज है। कल हमने पढ़ा था रेस सब्जुडिस, जिसको हम लिस पेंडेंस भी कहते हैं, लेकिन इसके अंदर बार ऑफ, उसका भी क्लियर क्या, स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट से मुराद है कि पहला चल रहा है तो दूसरा स्टे हो जाएगा, दूसरा नहीं चल सकता। भाई आप कहते हैं दायर नहीं कर सकता, दायर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो किसी ने पूछा सी ना, मौलवी सुना रहे सी बार बार कि यार बिना वजू दे नमाज नहीं होंगी। वो कहता सर हो जाती है, वो कहता नहीं होंगी, कहता हो जाती, मैं कल पढ़ के आया या हुणे पढ़ के आया। भाई तुम पढ़ तो सकते हो, कबूल नहीं होती, समझ आई ना। वो तुसी कहना जी हो नहीं सकता, हो तो सकता पर चल नहीं सकता, डिसाइड नहीं करवा सकते आप। जैसे ही उसके नॉलेज में आया, कल इस पे हमने हमारी डिबेट भी हुई थी कि उसको कैसे पता चलेगा, उसके नॉलेज में जब आ गया तो फिर वो नहीं चल सकता, ठीक है। वो उसको स्टे कर देगा, वो उसको रोक देगा कि भाई जो चल रहा है चलने दो उसको, क्योंकि बिटवीन द पार्टीज, वो हमने कल जो इसके अंदर पढ़े थे रेस सब्जुडिस के अंदर। अब इसके अंदर भी जैसे इसने कहा था डायरेक्टली और सब्सटेंशियली, दो वर्ड यूज किए, उसके में भी कर रहा है। अब इसकी काइंड्स लेजिस्लेशन कहती है, लेजिस्लेचर कहता है कि दो तरह की हैं। एक होता है एक्चुअल रेस जुडिकाटा, क्या होता है एक्चुअल, और एक होता है कंस्ट्रक्टिव। अब एक्चुअल और कंस्ट्रक्ट, बस मैं हमेशा से कहता होता हूं, कानून पढ़ना है ना तो अल्फाज को समझो, मतलब उसका, उसकी डेफिनेशन जो लॉ में है। कल मैं कानून शहादत दूसरे उधर पढ़ा रहा था, तो कानून शहादत में अब वहां में पब्लिक और डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है, पब्लिक किसको कहते हैं या प्राइवेट किसको, किसकी डेफिनेशन नहीं है। तो जब तक बच्चे को पब्लिक और प्राइवेट की डेफिनेशन का नहीं पता, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, प्राइवेट की डेफिनेशन नहीं आती, तब तक वो कैसे गिनवा सकता है कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है, ये पब्लिक है या प्राइवेट है, कैसे पता चल सकता है, ठीक है। इसीलिए आप बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, या बहुत अच्छे लॉयर बनना है, ये बहुत अच्छा जज बनना है, वकील बनना है, कुछ भी बनना है आपने, उसके लिए आपको जो लफ्ज हैं उनका मतलब आना चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस एक्चुअल से मुराद क्या होता है, मतलब आप सबसे पहले ये सोचा करें उसका लिटरल मीनिंग, लॉ की तरफ नहीं जाए, लीगल मीनिंग की तरफ नहीं जाए, सबसे पहले लिटरल की तरफ आए। लिटरल किसको कहते हैं, लफ्जी मतलब, ठीक है। तो लफ्जी मतलब पहले आएगा, देन उसको आप कानून भी सिर्फ कहते हैं लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, जो कॉमन सेंस है, जो आपकी सेंस कह रही है वही होगा। तो जो इसका मतलब एक्चुअल का क्या मतलब है, हकीकी, चलो हकीकी, हकीकी कर लो। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव किसको कहते हैं, राजन, हाँ जी, जो फॉर्मेटेड किसको कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्ट किसको कहते हैं, चल कंस्ट्रक्ट को बनाना, तो इसको ये कहते हैं तामीरी, क्या कहते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन से है ना, कंस्ट्रक्टिव, तामीरी, एक्चुअल, हकीकी। अब रेस जुडिकाटा पहले समझे, रेस जुडिकाटा क्या है। रेस जुडिकाटा
जैसे कल हमने समझा था, सिर्फ मतलब समझ गया तो सारा हमने पढ़ा सूट और डिसाइडेड। यहां पे हमने कहा था सूट और पेंडिंग, मतलब ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पड़ा है, अभी पेंडिंग है, चल रहा है। यहां पे सूट डिसाइड हो चुका है, किसी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ने उसको क्या कर दिया है, डिसाइड कर दिया है, बाकी उसके अंदर कोई प्रोसीडिंग बाकी नहीं है। तो इन दोनों में फर्क यही हुआ, अगर ये चल रहा है अब इसी पे आप दोबारा करना चाहो तो नहीं हो सकता। हाँ, और रेमेडीज जो जरूर मौजूद है, आप उसकी अपील में जा सकते हैं, आप 12(2) में आ सकते हैं, आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप गए जी इन्हें डिसाइड नहीं किया, अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें, वो 6 एक्सेप्शंस दिए, एक्सप्लेनेशन दिए उसके अंदर, उसने किसके अंदर 6 एक्सप्लेनेशन दी है इस सेक्शन 11 की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। और बहुत दफा सवाल आता है इस पे, वो कहीं ना कहीं घुमास फिरा के आपको सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो रेस जुडिकाटा अब पढ़िएगा, निकालें किताब, इधर मुझे दें, आप अपनी किताब लेके आया करें बेटा। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट आर इशू इन विच, अब देखें बात जो रेस जुडिकाटा में हुई थी, वो जो रेस सबजुडिस में हुई थी, वो यहां से शुरू हो रही, सेम वही बात, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, वही वर्ड पिछले सारे रिपीट कर रहा है। इन इशू हैज बीन डायरेक्टली सब्सटेंशियल इन इशू इन अ फॉर्मर सूट, फॉर्मर सूट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मर सूट। ठीक है, फॉर्मर सूट, इससे क्या मुराद है, प्रीवियस सूट। अब प्रीवियस सूट वो कहता क्या है, इसकी डेफिनेशन सिर्फ इस लफ्ज किसको अंडरलाइन करें, फॉर्मर सूट को। ठीक है, ये जो फॉर्मर सूट है उसको करें फॉर्मर, इसको अंडरलाइन करें इसके अंदर, और नीचे आए एक्सप्लेनेशन में, पहली एक्सप्लेनेशन, द फॉर्मर सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन whether or not it was instituted prior thereto। हाँ, अब इसका क्या मतलब है, यह समझना इसलिए जरूरी है कि एक्सप्लेन कर रहा है ना वर्ड्स को नीचे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पीछे नहीं दी हुई, इसी के अंदर वर्ड यूज हुआ, उसने इसी के अंदर इसको डिफाइन कर दिया। उसने कहा फॉर्मर सूट कौन सा होगा, उसने कहा जो पहले डिसाइड हो जाएगा, पहले डिसाइड हो जाएगा। अब वो पहले इंस्टीट्यूट हुआ है या नहीं, ये कतई नजर, इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा। अब इससे क्या हो रहा, डिसाइड हो गया ना। अब इसकी भी मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ अगर हम लाहौर में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेशंस बाहर भी हैं, लोग, हम सपोज किसी छोटी तहसील में चले जाते हैं, ठीक है, तो तहसील के अंदर जो बहुत पिछले छोटे स्टेशन है, वहाँ पर आशा वर्क भी थोड़ा है और जजेस काम बहुत स्पीडीली करते हैं। सपोज 2021 दिसंबर में एक केस जो है वो हुआ, या दिसंबर नहीं, दिसंबर 20 में कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट हुआ, ये लाहौर में हुआ। ठीक है, लाहौर में रश वर्क बहुत ज्यादा है, डेट कम से कम महीने की डालेंगे, 15-20 दिन, महीने से कट डेट पेंदी कोई नहीं। ठीक है, बट अगर यही हम लाहौर से बाहर किसी सपोज किसी छोटे स्टेशन पे, कोई भी छोटा स्टेशन ले लें, तो वहां चले जाएं, वो अब ये दिसंबर 2020 में हुआ, वहां पे अगर ये यही केस, अगर ये केस यहां डिसाइड हुआ और यहां पे वो अगर ये जनवरी 21 में हुआ, ठीक है, और ये डिसाइड हो गया, ये डिसाइड, अब लाहौर वाला अभी भी मैं जानता हूं 2013 में मैंने एक केस मेरे पास आया 2013 में, और उस पे जवाब दावे के लिए था, स्टे लिया हुआ था, 2021 तक वो जवाब दावे पे ही रहा है, 13 से 2021 तक वो जवाब दावे पे ही रहा है, और वो फिर जाके सुलह होगी उनकी और वटएवर कुछ भी हुआ बाद की बात है। तो वो 8 साल तो उसकी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आई लाहौर में, उत्थे राइट स्टॉक कम करके उत्थे मार देने
5वें दिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के अंदर बहुत ज़्यादा कोई वकील है ना के अंदर जी मैं दरख्वास्तां देती जाऊँगा 6 महीने में केस डिसाइड करके वो मारा। अब इंस्टीट्यूट पहले, अब देखिएगा ये पार्टी सेम थी सारा कुछ, लेकिन डिसाइड कौन सा हो गया पहले ये, लेकिन इंस्टीट्यूट पहले कौन सा हुआ था 20 वाला। अब जाके पता चला यार ये दावा तो लाहौर भी कितना है ऐसी, ठीक है। वो कहना हुन अब जस जुडिकाटा मैं एक नया दावा करता हूँ, कहता नहीं अब मैं लाहौर में करूँ या पेशावर में करूँ, इंस्टीट्यूट जो हुआ था प्रायर सूट वो हो गया, अब ये स्टे हो जाएगा। जो लाहौर वाला सूट है ना इस क्या के अंदर देखेंगे जनाब इस मैटर पे तो देखें हमने तो डिग्री भी ले लिया, डिग्री भी हो गया, तो आपके तो इन्होंने बताया भी नहीं। इंस्टीट्यूट पहले होना जरूरी नहीं है, इंस्टीट्यूट जब भी हो, लेकिन डिसाइड पहले होना चाहिए। जो पहले डिसाइड हो गया जो फॉर्मर सूट वो फॉर्मर सूट हो गया, मीनिंग देयर बाय अगला जो आएगा वो बार हो जाएगा, वो स्टे हो जाएगा, उसको कोर्ट नहीं चलाएगी। ठीक है, मैं समझा पाया इस बात को? अच्छा, अगली बात, अब ये था इसी के अंदर क्या वर्ड फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज or between parties under whom they are any of them claim litigating under the same title। वो सेम पार्टी सेम टाइटल, वो हमने कल इसको देख लिया। In a court competent to try such subsequent suit are the suit in which such issue between substantially raised and has been heard and finally decided by such court। वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन भी होना चाहिए, इसको कॉम्पिटेंसी को भी डिफाइन कर रहा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखें, कॉम्पिटेंट कोर्ट वो होगा, देखिए अब मैंने लाहौर और सपोज यहाँ पे मैं किसी भी छोटी कोई भी एक कोर्ट जब हम किसी भी लैया की कोई कोर्ट में ले जाते हैं, अगर पार्टी यहाँ पे भी घर है वहाँ पे भी घर है, उनका एक मोटरसाइकिल का मसला बना हुआ था, ठीक है, वो कहता मैं मालिक हूँ, वो कहता मैं मालिक हूँ। उन्होंने, अब बात सिंपल इतनी है, क्या ये लाहौर वाला सुन सकता था या क्या लैया वाला सुन सकता था? अगर तो उस काबिल समाअत था, कॉग्निजेंस थी, तो देन ही वो डिसाइड हुआ और प्रायर डिसाइड हुआ। अगर कॉग्निजेंस नहीं थी तो वो तो डिसाइड प्रायर हुआ ही नहीं, वो क्योंकि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ही नहीं थी। ठीक है ना? तो बाकी ये अजान होले फिर करते हैं इसकी तरह। देखिए हम पढ़ रहे हैं, इसकी कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे थे। कहते फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट शैल बी डिटरमिन्ड irrespective of any provisions as to right of appeal from the decision of such court। ये थोड़ा वो कर जाता है। बात ये है कि अगर सपोज यही मैं बात कर दूं लाहौर और शेखुपुरा की, ठीक है, ये शेखुपुरा का मैंने कर दिया। अब इन जगहों पे, अब लाहौर के अंदर अगर सिविल कोर्ट में केस चला है और एक शेखुपुरा में चला है, दोनों की एपलेट कोर्ट कौन है? लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, ऐसे ही ना। अगर शेखुपुरा के डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला कर दिया या लाहौर के किसी ने कर दिया, तो अपील कहाँ जानी है? एपलेट कोर्ट कौन सी है? हाई कोर्ट। दोनों की एक है। कहना इसको मेस ना बना लेना, आप दोनों दी एपलेट कोर्ट तो एक ही है ना। इसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कॉम्पिटेंसी वो होती है कि ट्राई जो है कॉम्पिटेंट टू ट्राई दैट सूट, कॉग्निजेंस थी या नहीं थी, ले सकता था या नहीं ले सकता था, वो बात पहले डिसाइड होगी, देन वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी, अदरवाइज कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं होगी। इसके लिए हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और पेक्यूनरी में पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर भी ये आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक हो गया? आगे जी अगली बात, अब इसके अंदर कह रहा है द मैटर अबाव रेफर्ड, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पढ़ रहा हूं। टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट हैव बीन alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other party। ये ना हो कि वो सूट एक्स पार्टी हुई हो, मतलब बिना कंटेस्ट किए सूट नहीं होना चाहिए। जब भी कोई दावा हो तो वो कंटेस्ट हुआ हो, एक पार्टी ने कहा हो कि जी मेरा हक है, दूसरी ने आके क्या हो जी नहीं ये अदा नहीं है, या दूसरी ने आके एडमिट ही कर लिया, लेकिन इसके अंदर
हर्ड दोनों को किया गया हो, ठीक है, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, एक्स पार्टी जजमेंट पे ये रूल लागू नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए यहां पे ये लिख लें कि एक्स पार्टी इसके ऊपर लागू नहीं होगा। ये केस कंटेस्टेड मैटर हो, कंटेस्टेड हो या वो एडमिटेड हो, कॉम्प्रोमाइज पे भी हो जाए तो फिर भी ये रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, अदरवाइज वो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर 4 जिसको मैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कह रहा था, वहां पे तो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली की बात कर रहा था ना। 4 देखिएगा, एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक, ऐसा कोई ग्राउंड जो बन सकता था, हो सकता था आपका डिफेंस या अटैक, इन सच फार्मर सूट शैल बी डीम टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियल इन इशू इन सच सूट। तो वो क्या होगा, वो भी ऐसे ही होगा जैसे उसी सूट में डिसाइड हो गया। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। यहां पे कल भी जैसे मैंने कल कहा था आपको, ये देखें कि अगर कोई शख्स एक घर का दावा करता है, या सपोज वो दावा करता है 20 एकड़ जमीन किसी के पास थी, किसी ने कब्जा कर लिया, ठीक है, वो मांगना चाह रहा था 10 एकड़, वो 20 मांगना चाहिए था ना, वो 10 मांग लेता है, ठीक है, तो उसको तो 20 मांगने का हक था, उस वक्त 20 क्यों नहीं मांगा? तो वो कह रहा है अब तुमने ये वही जमीन है, वही खाता है, सारा कुछ है, तुमने ये समझा गया कि वो उसके अंदर डिसाइड हो गया। इसको एक और एग्जांपल, एक मकान के, घर के मकान ले लेते हैं, घर की एग्जांपल ले लेते हैं। घर मसलन 4 कमरे हैं, ठीक है, 2 वॉशरूम, आगे बेडरूम, जो जो चीजें इसके अंदर हैं, मैं दावा कर देता हूं घर का, ठीक है। गैराज का जब ये डिसाइड हो गया तो मैं कल को उठूं, मैं कहूँ जो सर मैं तो गैराज तो किया ही नहीं स्विच, आज मैं गैराज का करूंगा दावा, कहते नो, ये कंस्ट्रक्टिवली क्या हो गया, डिसाइड हो गया। अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव तामीरी तौर पर, क्योंकि ये उसके में आपका डिफेंस बन सकता था, उस वक्त ले लेते कि जनाब ये नहीं था, तो आज आप इस पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक्चुअल सपोज ये नहीं भी लिखा हुआ कि गैराज का, ठीक है, लेकिन ये उसके अंदर तो था ना, घर के अंदर वर्ड तो घर उसने कहा था या मकान कहा था, वो डिसाइड हो गया, ठीक है। तो वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिवली अप्लाई हो गया उसके ऊपर, ठीक है। कि मैं बड़े खैर होगी, समझ नहीं आया? हाँ, की नहीं समझ आया दोस्तों? हाँ, वही कह रहा है कि अगर एक घर, ये मकान है, ठीक है, मैंने दावा किया मकान का, मैं हार गया, ये जीत गया, सपोज मैं दोबारा दावा करता हूं, मैं कहता हूं जनाब छत जो थी वो तो मैंने नहीं किया था दावा, भाई छत का मैंने छत, क्योंकि उसके अंदर डिस्कस ही नहीं हुई, या उसका गैराज डिस्कस ही नहीं हुआ, या जो पीछे कमरा था एक, उसका तो नाम ही नहीं है, या उसके अंदर स्टोर रूम था, उसका तो मैंने नाम ही नहीं लिया, मैं आज दावा उसका करता हूं, ठीक है। नया दावा कर देता हूं कि जनाब मकान नंबर 26 का कमरा नंबर 3, ठीक है, वो मुझे दिया जाए। वो कहेगा क्यों तेन दिता जाए, वो कहेगा जनाब देखे मैंने, वो कहेगा इसके पर रेस जुडिकाटा पर, कहता कैसे, भाई मैंने तो सारा घर तो पहले डिसाइड हो गया ना, कहता मैंने डिसाइड कर दिया, जनाब कमरा तो नहीं था, कहता यार कमला है तो कमरा नहीं भी था, लेकिन घर का तो वो हिस्सा था ना, वो घर का हिस्सा था, तो वो उसके अंदर कंस्ट्रक्टिवली क्या हो गया, वो डिसाइड हो गया, इसलिए उसके ऊपर ये रेस जुडिकाटा फिर अप्लाई होगा ऐसी सूरत में भी। हाँ, ऑटोमेटिकली सारी का हो गया जी। ये है कि उसके ऊपर चाहे जिसे हमने इम्प्लाइडली वर्ड यूज किया, ठीक है, कि कहा तो नहीं है लेकिन डिसाइड तो वो उसके अंदर हो गया ना, तो हो गया, वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अगली बात 5वीं,
any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused। अब ये भी यही बात, वो एक दावा करता है और दावा करके कहता है जी 8 मरले जमीन मेरी है, कोर्ट डिसाइड करता है जिस वक्त, तो वो 8 मरले में कहता है जनाब 6 मरले आपकी है, तो 2 मरले का मतलब है उसने रिफ्यूज कर दिया, आपकी नहीं है। आप कल को उठो कि जनाब वेखो तुसी 6 मरले का किया डिसाइड, 6 मरले मैंने दिते ने, 2 मरले भी दियो मैनू, कहेगा भाई समझ लो इस बात को कि वो रिफ्यूज हो गया, वो तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि तुमने साबित ही 6 मरले तक कर सकते हो, 2 मरले का किया ही नहीं। ठीक है, तो जो कोर्ट ने नहीं दिया रिलीफ वो समझा जाएगा कि वो क्या हो गया, रिफ्यूज हो गया, वो नहीं मिलेगा। अगर कल को आप दावा करते हो उन 2 मरलों का तो उसके ऊपर भी क्या होगा, रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा कि जनाब ये पहले डिसाइड हो चुका है, अब क्या लेने आया है यहाँ पे। ठीक है, और नंबर 6 where person litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall for the purposes of this section be deemed to claim under the person so litigating। क्या मतलब वो समझा जाएगा कि all देखिए, एक होता है इसी कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, कभी मैंने बताया था आपको, रिप्रेजेंटेटिव जो ऑर्डर 1 रूल 8 के तहत होता है। ठीक है, मसलन एक हमारा कॉमन रास्ता है सारों का, या एक हमारा सारों का एक कॉमन प्रॉब्लम है, मैं सारों कहता हूँ यार कर लूँ, वो दावा कहते जी कर लो, ताड़ी में कर दिया, उसने दावा कर दिया, वो कल को हार जाता है, मैंने सारों के बिहाफ पे मैं गया हूं, मैंने कर दिया, अब वो कल को हार जाए तो वो कहेगा यार मैं तो हार गया, चल अब तुम कर दो। लोग कहता है नो, जिसने किया था सारों के बिहाफ पे रिप्रेजेंट सारों को कर रहा था, अब इसका मतलब तुम सारे हार गए हो, ये नहीं है कि वो एक हारा है तब जनाब वो तो हारा है, मैं तो नहीं हारा ना, तो मैं तो आऊंगा। तो वो चीज यहां पे कह रहा है कि अगर कोई पर्सन बोनाफाइडी किसी पब्लिक राइट को या प्राइवेट राइट को लेने चला जाता है, क्लेम करता है कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर, ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग। वो जो कर रहा है उसी के अंडर ही सारे क्लेम कर रहे हैं, तो मतलब कि वो सारा का सारा क्या हो गया, डिसाइड हो गया। अगर को कल को उठ के कहे कि जनाब इसने किया था मैंने तो नहीं किया, तो फिर अगर सारी क्लास का प्रॉब्लम हो, किसी एक को आप हेड बना जाओ कर लो, कल जो आप करेंगे वो कर लेंगे, ये जाके कुछ भी बाहर कह आते हैं, ठीक है, तो अब सारों पे लागू होगा। नहीं 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 सर ये नहीं है, मैंने तो और कहना था। फिर जब आप एक बंदे को हेड बना के भेज रहे हो, एक बंदे को काम करवा रहे हो, तो मतलब आप सारों को रिप्रेजेंट वो कर रहा है। जैसे क्लास में एक CR होती है, एक GR होती है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव या गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो वो उन बिहाफ पे सारा काम कर रहा होता है, वो कॉमन होता है सारों के लिए। तो ये आपका क्या है, आपका रेस जुडिकाटा सेक्शन 11। आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आपने कल 403 पढ़ के आना, मैंने सुनना है, ठीक है। आप लोगों ने 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ के आना, मैंने सुनना है। आप लोगों ने 25-26 जनरल क्लॉज, ये एक ही चीज़ है, वो पढ़ के आना है, ताकि इस चीज़ का नेक्सस बना के हम चलें। अगर आपको कल ये कहें कि सर ने मुझे ये बताया था, ये साथ नहीं बताया था, तो फिर गलत बात है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।